इस चर्चा में स्वागत है। आज हम बिहार के पीरपैंती भागलपुर में जो अदानी पावर का थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है और उससे जुड़ा जो भूमि अधिग्रहण विवाद है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जी। हमारे पास इस पर कई तरह के स्रोत हैं, कुछ लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं, नोट्स भी हैं और कोशिश यही है कि जो सबसे जरूरी जानकारी है वो निकालें, अलग अलग पहलुओं को समझें। हाँ, और ये देखें कि जमीनी हकीकत क्या लग रही है। बिल्कुल। तो शुरुआत उसी बड़े सवाल से करते हैं जो सबसे ज्यादा सुनने में आ रहा है। क्या वाकई हजारों एकड़ जमीन और उस पर लाखों पेड़ सिर्फ ₹1 सालाना के पट्टे पर दे दी गई? इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सवाल तो अहम है। तो पहले अगर संक्षेप में देखें, मामला ये है कि बिहार सरकार ने पीरपैंती में करीब 1020 से 1050 एकड़ जमीन है, वो एक थर्मल पावर प्लांट के लिए अदानी पावर को देने का फैसला किया। और जो पट्टे की रकम बताई जा रही है वो है सिर्फ ₹1 प्रति वर्ष। अडानी पावर वो इस प्रोजेक्ट के लिए जो बोली लगी थी उसमें सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी थी L1 जी, L1 बिडर। और ये पट्टा 33 साल या फिर जो बिजली खरीद समझौता है PSA उसकी अवधि तक चलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, PSA 25 साल का है शायद। हाँ, 25 साल के लिए 2400 मेगावाट बिजली सप्लाई का समझौता है और रेट भी तय हुआ है, ₹6.075 प्रति किलोवाट घंटा। जी, ₹6.075 पर किलोवाट आवर। तो फिर विवाद क्यों हो रहा है? जब प्रक्रिया हुई, रेट तय हुआ, विपक्ष क्या कह रहा है? देखिए, विपक्ष का, खासकर कांग्रेस का मुख्य आरोप यही है कि ये जमीन और उस पे जो पेड़ थे। हाँ, पेड़ों की बात भी आ रही है। जी, करीब 10 लाख पेड़ बताए जा रहे हैं, आम, लीची, सागवान जैसे कीमती पेड़। तो आरोप है कि ये सब कुछ लगभग मुफ्त में अडानी समूह को दे दिया गया। मुफ्त में? हाँ, ₹1 का वो मुफ्ती मान रहे हैं। हाँ, व्यवहारिक रूप से। और ये भी आरोप है कि किसानों पर दबाव था जमीन देने का, उनको पूरा मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, कितने किसान प्रभावित हुए होंगे, कुछ अंदाजा है? आंकड़े थोड़े अलग अलग हैं, कहीं 850 से ज्यादा, कहीं 900 से ज्यादा किसान परिवार। और दूसरी तरफ सरकार और अडानी समूह का क्या कहना है? उनका पक्ष है कि पूरी प्रक्रिया एकदम पारदर्शी थी, कॉम्पिटिटिव बिडिंग TBCB के तहत हुई है, सब कुछ कानून के हिसाब से है। तो ये TBCB प्रक्रिया और ये रुपेक वाली बात, ये कैसे जुड़ी हैं? क्या ये एक ही चीज का हिस्सा था? आप समझा सकती हैं ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, राज्य की अपनी बिजली कंपनी है BSPGCL, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। उन्होंने ही ये टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली यानी TBCB की प्रक्रिया शुरू की थी। ठीक है, BSPGCL ने शुरू की। जी, इसमें 4 कंपनियां आई और BERC बिहार विद्युत विनियामक आयोग, उनके दस्तावेज बताते हैं कि अडानी पावर ने ₹6.075 प्रति किलोवाट आवर की सबसे कम बोली लगाई, तो वो L1 बन गए। ओके, L1 लोएस्ट बिडर। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया का एक स्थापित हिस्सा था। लेकिन फिर ये ₹1 वाला पट्टा, ये कहां से आया? ये क्या बोली का हिस्सा था? नहीं, यहीं पर मामला थोड़ा अलग मोड़ लेता है। बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 अगस्त 2025 को राज्य कैबिनेट ने एक अलग से फैसला लिया। ओह, बोली के बाद? जी, फैसला ये था कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी सरकारी जमीन या पहले से अधिग्रहित जमीन उपलब्ध है, वो L1 बिडर को यानी अडानी पावर को ₹1 प्रति वर्ष के नाम मात्र शुल्क पर पट्टे पर दी जाएगी। अच्छा, तो ये कैबिनेट का फैसला था, बोली की शर्त नहीं थी? जी, ये कैबिनेट का एक नीतिगत फैसला था और BERC ने भी अपने रिकॉर्ड में इसे नोट किया है, कैबिनेट के इस तर्क को। और अडानी पावर ने भी कुछ कहा था इस पर? करीब $3 बिलियन के निवेश की बात थी, 2400 मेगावाट क्षमता, और वो शक्ति पॉलिसी के तहत कोयला लिंकेज मिलने का भी जिक्र था। शक्ति पॉलिसी? हाँ, तो दिलचस्प बात यह है कि प्रक्रिया औपचारिक तौर पर तो प्रतिस्पर्धी बोली पर आधारित दिखती है, लेकिन जमीन को ₹1 पर देने का निर्णय कैबिनेट का एक अलग कदम था और इसी कदम पर सारा विवाद है। समझ गया। तो प्रक्रिया औपचारिक, पर जमीन वाला फैसला अलग से। अब जमीन की बात चली है तो इसके साइज को लेकर भी थोड़ी कंफ्यूजन है। कहीं 1020 एकड़, कहीं 1050, कहीं तो 1200 एकड़ से ज्यादा का भी जिक्र मिलता है पुराने संदर्भों में। हाँ, ये आंकड़ों में भिन्नता दिखती है। जो 1020 या 1050 एकड़ है वो शायद अभी के प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर जुड़ा है। अच्छा। और जो 1203 एकड़ का जिक्र है वो संभवतः उस पूरी जमीन का हो सकता है जो पहले कभी किसी और प्रोजेक्ट के लिए सोची गई थी, जैसे NTPC वगैरह के लिए। हाँ, NTPC का नाम आता है। जी,
हो सकता है कि पूरी जमीन एक साथ अधिग्रहित ना हुई हो या अलग अलग चरणों में हुई हो, इसलिए आंकड़े अलग अलग दिख रहे हैं। और प्रभावित किसानों की संख्या भी 856 या 915, इसमें भी थोड़ी अस्पष्टता है। हाँ, ये भी दिखाता है कि शायद सटीक सूची या तो बनी नहीं है या सार्वजनिक नहीं है, या फिर अलग-अलग स्रोतों के पास अपनी अपनी जानकारी है। और आपने एनटीपीसी का जिक्र किया, मतलब इस जमीन का एक इतिहास भी है। शायद 2010 के आसपास भी यहाँ कुछ बिजली प्रोजेक्ट्स और जमीन के मुद्दे उठे थे, और एक नाम बार बार आ रहा है, सृजन घोटाला। उसका क्या कनेक्शन है इससे? बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। सृजन घोटाला, जिसमें कहा जाता है कि भूमि मुआवजे के भुगतान में करीब 2700 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई, वो इसी भागलपुर इलाके से जुड़ा था। ओह, इसी इलाके से। जी। इसका मतलब ये है कि कई किसान जिन्हें शायद पहले की किसी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मिलना था, उन्हें वो पैसा या तो मिला ही नहीं या वो गलत तरीके से निकाल लिया गया। तो उनका पैसा फंसा हुआ है। हाँ, ये एक पुराना अनसुलझा मुद्दा है, और ये आज के अधिग्रहण में मुआवजे को लेके जो सवाल उठ रहे हैं उनको और ज्यादा गंभीर बना देता है। किसानों में एक अविश्वास पहले से मौजूद हो सकता है। जाहिर है, अगर पहले का पैसा नहीं मिला तो आप कैसे भरोसा करें? इसी पृष्ठभूमि में फिर विपक्ष के आरोप और ज्यादा वजनदार लगते हैं कि जमीन कौड़ियों के भाव दी और किसानों को मजबूर किया। हाँ, विपक्ष का मुख्य तर्क यही है। कांग्रेस पार्टी खुलकर कह रही है कि ये सौदा राज्य के हित में नहीं है। हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन, उस पर लाखों पेड़, आम, लीची, सागवान, ये सब एक निजी कंपनी को लगभग मुफ्त में देना, ये उन्हें सही नहीं लग रहा। और वो जो दबाव वाली बात है, क्या सच में किसानों पर जमीन बेचने का प्रेशर था? देखिए, विपक्ष और कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में ये आरोप तो लगे हैं कि किसानों को सीधे तौर पर या किसी और तरीके से जमीन बेचने के लिए कहा गया या मजबूर किया गया। ये भी कहा गया है कि कई किसानों को या तो मुआवजा पूरा नहीं मिला या फिर उनका पैसा पुराने मामलों में, जैसे वो सृजन वाला मामला है, उसमें फंसा हुआ है। और कुछ रिपोर्ट्स में तो विरोध करने वालों पर दबाव बनाने या नजरबंद करने जैसी बातें भी हैं। हाँ, ऐसी गंभीर बातें भी कुछ रिपोर्ट्स में कही गई हैं कि विरोध प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों पर दबाव बनाया गया या उन्हें हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में रखा गया। ये बहुत गंभीर आरोप है। वाकई। तो इन सब आरोपों पर सरकार और कंपनी का क्या जवाब है? वो कैसे डिफेंड कर रहे हैं खुद को? सरकार और BSPGCL का जो आधिकारिक पक्ष है वो एकदम साफ है। वो कहते हैं कि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है। नियम कानून के दायरे में? जी, प्रक्रिया पारदर्शी थी। TBCB के जरिए सबसे कम रेट देने वाले यानी L1 का चयन हुआ। अडानी पावर ने सबसे कम रेट दिया तो उन्हें प्रोजेक्ट मिला। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और वो ₹1 वाले पट्टे पर क्या कहते हैं? उसे कैसे सही ठहराते हैं? उनका तर्क ये है कि L1 बिडर को नाम मात्र पर जमीन पट्टे पर देने का फैसला राज्य कैबिनेट ने लिया था, और ये एक नीतिगत फैसला था जिसका उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना था। मतलब ये कोई छुपी हुई डील नहीं थी? उनके अनुसार नहीं, ये कैबिनेट का फैसला था और BERC के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसलिए वो कहते हैं कि इसे उपहार या गिफ्ट कहना सही नहीं है, ये एक पॉलिसी डिसीजन था। और जाहिर है वो इस प्रोजेक्ट के फायदों पर जोर दे रहे होंगे, बिजली, निवेश, रोजगार। बिल्कुल, उनका पूरा फोकस इसी पर है कि इस प्रोजेक्ट से बिहार को बहुत लाभ होगा। राज्य को 2400 मेगावाट बिजली मिलेगी, जो कि काफी बड़ी मात्रा है। हाँ, बहुत बड़ी। इससे बिजली की कमी दूर होगी, उद्योगों को मदद मिलेगी। उनका ये भी दावा है कि इससे बिजली की दरें या तो कम होंगी या कम से कम स्थिर रहेंगी। और फिर वो निवेश की बात करते हैं, करीब $3 बिलियन का निवेश, और रोजगार कहते हैं कि निर्माण के टाइम 10-12 हजार लोगों को और प्लांट चलने पर करीब 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये विकास का एक बड़ा नैरेटिव है। जी, विकास, निवेश, बिजली, रोजगार, ये सरकार और कंपनी के मुख्य तर्क हैं। लेकिन फिर जमीनी हकीकत पर आते हैं। स्थानीय मीडिया, ग्राउंड रिपोर्ट्स, वो क्या कह रही हैं? क्या किसानों की शिकायतें इन सरकारी दावों से मेल खाती हैं? यहीं पर कहानी में काफी अंतर नजर आता है। जो लोकल रिपोर्ट्स हैं या कुछ एक्टिविस्ट्स के बयान हैं, वो अक्सर किसानों की एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। क्या कहते हैं किसान? कई किसानों के हवाले से ये कहा गया है कि उन पर दबाव था। कंपनियों के एजेंट या बिचौलिए या कोई स्थानीय प्रभावशाली लोग, उनके जरिए जमीन बेचने का दबाव बनाया गया। और मुआवजे को लेकर क्या खास शिकायतें हैं? क्या रेट कम था या मिला ही नहीं? शिकायतें कई तरह की हैं। कुछ कहते हैं कि मुआवजे का रेट बाजार भाव से कम था। कुछ का कहना है कि सबके लिए रेट एक जैसा नहीं था, किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा। अच्छा, असमानता थी।
हाँ, ऐसी शिकायतें हैं और बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें उचित मुआवजा मिला ही नहीं। और सबसे बड़ी चिंता तो उन बागानों के छिन जाने की है। आम और लीची के बाग जो उनकी पीढ़ियों की कमाई का जरिया थे। हाँ, वो तो सिर्फ पैसे का मामला नहीं रह जाता। बिल्कुल, वो उनकी पहचान, उनकी पूरी जीवन शैली से जुड़ा है। कई परिवारों ने ये भी कहा है कि जमीन जाने के बाद उनके पास गुजारे का कोई और साधन नहीं बचा है। और इसमें फिर से वो सृजन घोटाले वाला एंगल कैसे जुड़ता है? वो ऐसे जुड़ता है कि जैसा मैंने कहा, उस घोटाले में फंसा हुआ पुराने मुआवजे का पैसा आज तक कई लोगों को नहीं मिला है। तो अब जब ये नया अधिग्रहण हो रहा है तो किसानों के मन में डर है, संदेह है कि कहीं इस बार भी पैसा ना अटक जाए। हाँ, कि कहीं फिर से उनका पैसा ना फंसे या उन्हें पूरा ना मिले। ये पुराना अनुभव उनके मौजूदा अविश्वास को और गहरा कर देता है। समझ सकता हूँ। तो ये तो किसानों की सीधी पीड़ा हुई, लेकिन इस तरह के बड़े थर्मल पावर प्रोजेक्ट के कुछ और भी तो संभावित नुकसान होते होंगे, पर्यावरण पर, स्वास्थ्य पर। हाँ बिल्कुल, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के कई गंभीर असर हो सकते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला तो जैसा हमने कहा, आजीविका का स्थायी नुकसान, खेती बागबानी खत्म होना। दूसरा, मुआवजे से जुड़े मुद्दे अगर वो ठीक से हल नहीं होते तो ये बड़ा अन्याय है। ठीक है। और पर्यावरण? तीसरा, पर्यावरणीय क्षति। वो जो 10 लाख पेड़ कटने का दावा है, अगर वो सही है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। फिर प्रोजेक्ट को गंगा नदी से 60 क्यूसेक पानी चाहिए, उसका नदी के इकोसिस्टम पर क्या असर होगा? हाँ, पानी का मुद्दा भी अहम है जी। पेड़ कटने से मिट्टी का कटाव, जैव विविधता का नुकसान, इन सब के लिए बहुत कड़े पर्यावरणीय आकलन और निगरानी की जरूरत होती है। चौथा, स्वास्थ्य और प्रदूषण का मसला। कोयला प्लांट से प्रदूषण तो होता ही है। हाँ, कोयला आधारित प्लांट से PM2.5, SO2, NOx जैसे प्रदूषक निकलते हैं। इनसे सांस की बीमारियां और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। फिर कोयले की राख मतलब फ्लाई ऐश, उसका निपटान भी एक बड़ी चुनौती है। सही कहा। आर्थिक नुकसान नहीं होता, उनकी पहचान, उनका सामाजिक जुड़ाव, उनका मानसिक स्वास्थ्य, सब पर असर पड़ता है। तनाव, असुरक्षा। जी, असुरक्षा, तनाव, समुदाय का बिखर जाना, ये सब हो सकता है। और छठा, पारदर्शिता और विश्वास का संकट। अगर प्रक्रिया या मुआवजे में गड़बड़ी के आरोप लगते हैं तो लोगों का पूरी व्यवस्था पर से भरोसा उठता है। ये तो आके गंभीर चिंताएं हैं, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। जो फायदे गिनाए जा रहे हैं, बिजली, निवेश, रोजगार, वो भी तो बिहार जैसे राज्य के लिए जरूरी हो सकते हैं। निश्चित रूप से, फायदों को भी समझना जरूरी है। तो सबसे बड़ा फायदा तो बिजली ही है, 2400 मेगावाट। हाँ, बिजली आपूर्ति सबसे मुख्य दावा है। बिहार को इतनी अतिरिक्त बिजली मिलना यकीनन एक बड़ी बात है। इससे बिजली कटौती कम हो सकती है, उद्योगों को फायदा हो सकता है। और टैरिफ का क्या? बिजली सस्ती होगी? टैरिफ पर असर की बात भी कही जा रही है। 6.75 किलोवाट का रेट कॉम्पिटिटिव बिडिंग से आया है। अगर ये राज्य की मौजूदा औसत खरीद लागत से कम है तो थियोरेटिकली उपभोक्ताओं को फायदा हो सकता है, या कम से कम दरें स्थिर रह सकती हैं। थियोरेटिकली। हाँ, क्योंकि ये भविष्य में कोयले की कीमतों वगैरह पर भी निर्भर करेगा। फिर तीसरा फायदा है निवेश और रोजगार। $3 बिलियन का निवेश और हजारों नौकरियों का दावा है। अगर ये जमीन पर उतरता है तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को कुछ तो गति मिलेगी, निर्माण के दौरान तो खासकर। जी। और चौथा, वो शक्ति नीति के तहत कोयला लिंकेज मिलना। इससे कोयले की सप्लाई सुनिश्चित होती है, प्लांट भरोसेमंद तरीके से चल सकता है। ठीक है। तो फायदे भी हैं और नुकसान और चिंताएं भी काफी गहरी हैं। इस सबके बीच कुछ बातें अब भी उलझी हुई सी लगती हैं, कुछ कंफ्यूजन बाकी है। हाँ, कई सवाल अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। जैसे जमीन का बिल्कुल सही रकबा क्या है? 1020 एकड़, 1050 या 1003 एकड़, ये स्पष्ट होना चाहिए। फिर पट्टे की असली अवधि क्या मानी जाएगी? कैबिनेट ने 33 साल कहा, PSA 25 साल का है। हाँ, ये भी एक सवाल है। जी। और सबसे अहम सवाल, क्या सभी प्रभावित किसानों को उचित और पूरा मुआवजा मिल चुका है? यही सबसे बड़ा सवाल है शायद। बिल्कुल। जमीनी रिपोर्टें तो संदेह पैदा करती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसी सार्वजनिक जानकारी नहीं है जिससे पता चले कि हाँ, इतने लोगों को इतना पैसा मिल गया है और किसी का बकाया नहीं है। और वो सृजन घोटाले वाला मामला इसे और उलझा देता है। तो जब तक इस पे स्पष्टता नहीं आती, विवाद तो रहेगा। जी बिल्कुल। तो अगर हम इसे कानूनी और नैतिक नजरिए से देखें,
कानूनी तौर पे शायद प्रक्रिया पूरी की गई, जैसा आप कह रही थी, बोली हुई, कैबिनेट का फैसला हुआ। हाँ, कानूनी फ्रेमवर्क में देखें तो दस्तावेज एक औपचारिक प्रक्रिया दिखाते हैं। बोली हुई L1 चुना गया, कैबिनेट ने एक नीतिगत फैसला लिया जमीन को लेकर। सरकारें निवेश लाने के लिए ऐसी रियायतें देती भी हैं। तो इस लिहाज से वो कह सकते हैं कि सब कानूनी है और ये उपहार नहीं है। लेकिन नैतिकता का सवाल? हाँ, नैतिक नजरिए से मामला अलग हो जाता है। नैतिकता सिर्फ कानून के पालन तक सीमित नहीं है। सवाल ये है कि क्या प्रक्रिया न्यायपूर्ण थी? क्या किसानों पर वाकई दबाव नहीं था? क्या उन्हें वाकई उचित मुआवजा मिला या मिलेगा? क्या पर्यावरणीय चिंताओं को पूरी गंभीरता से लिया गया? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं में है या अस्पष्ट है, तो प्रक्रिया नैतिक रूप से सवालों के घेरे में आ जाती है। और फिर वो सृजन वाला पहलू भी है जो विश्वास को और कम करता है। जी, वो पुराने घाव मामले को और जटिल बनाते हैं। और किसानों पर जो मनोवैज्ञानिक असर पड़ता होगा, जमीन खोना वो सिर्फ आर्थिक नुकसान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। जमीन उनकी पहचान होती है, सामाजिक सुरक्षा होती है, पीढ़ियों की विरासत होती है। जब वो छिनती है, खासकर अगर प्रक्रिया अन्यायपूर्ण लगे, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। तनाव, गुस्सा, बेबसी। हाँ, मानसिक तनाव, भविष्य की चिंता, समुदाय से कटाव महसूस करना, गरीबी के जाल में फंसने का डर, ये सब हो सकता है। ये सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है, ये इंसानी जिंदगी और भावनाओं का मामला है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बिहार का अडानी पावर प्रोजेक्ट मामला काफी पेचीदा है। एक तरफ कानूनी प्रक्रिया है, बड़ा निवेश है, बिजली और रोजगार के वादे हैं जी। और दूसरी तरफ जमीन अधिग्रहण का तरीका, वो रेक वाला पट्टा, किसानों के मुआवजे पर गंभीर सवाल, उनकी आजीविका का नुकसान और पर्यावरण को लेकर चिंता है। हाँ, दोनों पहलू बहुत मजबूत दिखते हैं। दस्तावेज एक कहानी कह रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, खासकर मुआवजे और पेड़ों के मामले में, वो उतनी साफ नजर नहीं आती, बल्कि विवादित लगती है। तो आखिर हम इसे कैसे समझें? निचोड़ क्या है इसका? देखिए, ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। सवाल ये है कि इस तरह की जो बड़ी विकास परियोजनाएं होती हैं, उनमें विकास की असली कीमत कौन चुकाता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये कीमत हमेशा समाज के सबसे कमज़ोर लोग, किसान, आदिवासी, स्थानीय समुदाय ही चुकाते हैं? और हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि विकास की इस दौड़ में उनकी आवाज़ को सुना जाए, उनके अधिकारों की रक्षा हो और जो कीमत चुकानी पड़े उसका बोझ न्यायपूर्ण तरीके से बंटे? ये सवाल सिर्फ इस प्रोजेक्ट का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल हर उस बड़ी पहल के केंद्र में होना चाहिए जो विकास के नाम पर जमीन, जंगल, पानी और लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करती है। इस पर सोचना, मुझे लगता है, हम सबके लिए बहुत जरूरी है।